जय हिंद। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग एक ऐसा घटना है जिसके बारे में सुन के आपके आंखों से आंसू आ जाएगा और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा जालियांवाला बाग ऐसा घटना हुआ था जिस घटने में हमारे भारत के बहुत लोग मारे गए थे। वो ऐसा कांड था, हत्याकांड था, जिसका जिक्र मैं करूंगा तो आपका रोंगटा एकदम कांप जाएगा। ऐसी घटना थी, तो कहीं मजाक का जिक्र नहीं, एकदम सीरियस होकर समझिए। ये बहुत दुख भरी एक घटना है जिसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं कि रॉलेट एक्ट क्या था और जालियांवाला बाग क्या था। ये दो टॉपिक के अनुसार मैं आप लोगों का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्लियर कराते चलूंगा। आप लोग एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा और मेरी हर बातों को सुनिएगा। समझिए कि आप लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएगा और कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। वो कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो 13 अप्रैल 1919 को हमारे भारत के पंजाब अमृतसर में हुआ था। बहुत एक दिल को दहला देने वाली घटना है। पहले रॉलेट एक्ट समझते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। काला कानून गांधी जी ने कहा था, जिसका मतलब था बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। यानी कि मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ लेता है, तो आप अपनी सफाई में कोई दो शब्द बोल सकते हैं कि ये कारण है, ये काम था जिसके कारण मैं बाइक लेके आया हूं और पकड़ा गया, तो पुलिस वाले छोड़ देते थे। लेकिन ये ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट कानून, जिसमें किसी इंसान पे शक होने पर उसको गोली मार दिया जाता था, वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसीलिए गांधी जी ने उसे काला कानून कहा गया। उसमें ना ही कोई जांच पड़ताल होता था, ना ही वकील को बुलाया जाता था, ना ही कोई अपील सुना जाता था। कोई कहानी, कोई डिस्कस नहीं, सीधा इनकाउंटर, यानी सीधा मार दिया जाता था गोली। ये ऐसा कानून लगाया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक शासक था जो ब्रिटेन का था, भारत पे आके कब्जा किया था लोग, आप लोगों को पता ही है, जो 1600 ईस्वी में आया था लोग, और ये चलते चला गया। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। उसके बीच में ये सारी घटनाएं हुई थी। तो देखिए, ये गांधी जी ने काला कानून इसका नाम रखा, रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह चालू किया गया, जो कि 1919 ईस्वी में ही चालू किया गया था। 30 मार्च दिल्ली में एक संगठन बैठाया गया, यानी एक मीटिंग बैठाया गया, जिसका नेतृत्व किए थे स्वामी श्रेयानंद जी ने। और वो उसमें नेतृत्व जब ये किए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो आंदोलन एक चालू किया था, जिसका देन था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी आप लोग जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस टाइप के आदमी थे, वो क्या किए थे, उनके बारे में बारडोली सत्याग्रह का एक अलग मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना गया, यानी लोहे का पुरुष यानी लौह पुरुष। आप लोगों का गुजरात में लौह पुरुष का मूर्ति भी बनाया गया, यानी वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया, जो 300 करोड़ की लागत में बनाया गया है। इसके टॉपिक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की टॉपिक में एक अलग डिस्कशन आप लोगों के बीच में रखूंगा, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को भी। देखिए, उसके बाद देखिए 30 मार्च के बाद देखिए 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल किया गया, यानी 6 अप्रैल को एक देश में हड़ताल लागू किया गया, यानी देश बंद करने की कोशिश किया गया। और इसका भी नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था। और गांधी जी ने जब इसका नेतृत्व किया तो 6 तारीख को जब नेतृत्व किया और 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया। जब अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तो कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा था वहां पे। जस्ट हड़ताल के 2 दिन का अंतराल था, 2 दिन के अंतराल पर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। देखिए यहाँ पर सत्याग्रह का केंद्र, वो जो सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह जब हुआ था, उसका केंद्र हमारा पंजाब था। आप लोग केंद्र भी याद रख लीजिएगा। ये रॉलेट एक्ट का पूरा आप लोगों को एक डीपली बतला रहा हूं कि रॉलेट एक्ट क्या था, कैसे हुआ था। देखिए, सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था और उस समय सत्याग्रह का जब केंद्र था पंजाब, तो 8 तारीख को जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो 9 तारीख को इनके
इनके सहयोगी जो इसका नेतृत्व, सत्याग्रह का नेतृत्व ये भी कर रहे थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन, उनको भी 9 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गांधी जी 8 तारीख को गिरफ्तार हुए, 9 तारीख को सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर दिया गया। ये था हमारा रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड है जालियांवाला बाग, जो आपको दिल को दहला देने वाली घटना है। बहुत मतलब दुख भरी घटना, ऐसी घटना अपने इंडिया में नहीं होनी चाहिए थी, भारत में। लेकिन इंसान कर भी क्या सकता था, उस समय भारत गुलाम था। जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद किया गया, आजाद हुआ, रातों रात आजाद हुआ, यानी 14 अगस्त के आधी रात को आजाद हुआ। और उस आधी रात को ऐसी क्या घटना हुई थी कि 14 अप्रैल तक देश गुलाम था और 14 अप्रैल की आधी रात को देश को आजाद कर दिया गया। उसके बारे में भी मैं बहुत डिटेल से वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कि आखिर 250-300 सालों तक अंग्रेज भारत को गुलाम करके रखे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात देश छोड़ के चले गए, उसके बारे में विशेष मैं टॉपिक आप लोगों को लाऊंगा। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड बताने के पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक सच्ची घटना, ऐसी घटना जो इंसान के रोम रोम कांपा देने वाली घटना है। बहुत मतलब दर्दनाक घटना है, जिसका जिक्र मैं एक एक टॉपिक का जिक्र आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप लोग पूरा मेरी बातों को सुनते रहिएगा, आपके दिल और दिमाग में मेरी सारी बातें छप जाएगी। देखिए 13 अप्रैल 1919 ये एक बैसाखी का दिन था। पंजाब में एक पर्व मनाया जाता है जो बैसाखी पर्व होता है। पंजाब का बहुत फेमस पर्व है बैसाखी। बैसाखी के पर्व के दिन एक बाग था। देखिए पंजाब के अमृतसर में एक बाग था। बाग मतलब एक बगीचा, आप लोग समझ सकते हैं। इस बगीचे में एक मीटिंग किया जा रहा था। अंग्रेजों ने गांधी जी को 8 तारीख को गिरफ्तार किया था और 9 तारीख को सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया था। और इन्हीं के छुड़ाने के संबंध में कि हमारा कोई सत्याग्रह बेवजह देश के विरुद्ध नहीं था, इनको छुड़ाने के संबंध में एक मीटिंग को रखा गया। वो मीटिंग देखिए शांतिपूर्ण मीटिंग था, विरोध प्रदर्शन किया गया, मतलब एकदम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जा रहा था। बैठ गए एक जगह और उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से था। उसमें कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा उसका बात कोई नहीं था। तो देखिए उस शांतिपूर्ण विद्रोह जो प्रदर्शन किया गया था, यही जालियांवाला बाग जो पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में है। अमृतसर में मीटिंग जब कर रहे थे और वहां के देखिए जब मान लीजिए एक भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसी तरह भारत का एक व्यवसाय था जिसका नाम जेम्स फोर्ड था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। देखिए जैसे प्रधानमंत्री को, भारत का प्रधानमंत्री पूरे भारत को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, हर देश में एक मुख्यमंत्री को निरूपित करेगा। तो उसी तरह पंजाब का देखिए, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था। तो ये समझ लीजिए ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी पूरे शहर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हर शहर में एक एक क्या किया जाता है, सांसद को भर्ती किया जाता है। एक सांसद का चुनाव होता है, सांसद को जिताया जाता है। तो मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री था, ये पंजाब का मुख्यमंत्री समझ लीजिए। आप समझने के लिए बता रहे हैं कि पंजाब इसके अंडर में था। ये पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का व्यवसाय था, और अमृतसर का सेनापति, यानी आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो जिला होता है उस जिले के एक सांसद होते हैं। तो उसी तरह अमृतसर के एक सेनापति थे जिसका नाम आर डायर था। तो ये सब के को देख लीजिए, ये सब तीनों नाम आप लोग गौर से देखिएगा। और सेना का जो होता है ना, सेना का अरेंजमेंट वो गोरखा ने कराया था। और यहाँ पे जब मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग में हुआ क्या, जेम्स फोर्ड ने ऑर्डर दिया कि पंजाब में कैसा मीटिंग हो रहा है। जेम्स फोर्ड ऑर्डर दिया ओ डायर को, कैसा मीटिंग हो रहा है ये में अमृतसर के जालियांवाला बाग में। तो जेम्स फोर्ड खबर पहुंचाया आर डायर को, ओ डायर को, और ओ डायर खबर पहुंचाए आर डायर को। और आर डायर क्या किया, अमृतसर में वहां पहुंचा और देखा कैसा मीटिंग हो रहा है। और इस सारे मीटिंग का फसाद था, सब चीज का मतलब सारे सूचना का फसाद मेन था अपना ही देश का एक गद्दार था जिसका नाम था हंस राय, जिसने सूचना दिया था। कहा नहीं जाता है, दिल को दर्द तो अपने दुखाते हैं, नहीं तो गैरों को क्या पता कि तकलीफ कैसे होती है। एक ऐसे भी आप लोग घटना देख सकते हैं, 14 फरवरी को एक घटना हुआ था। 14 फरवरी कब,
2019 ईस्वी में पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा में वीरों ने क्या जान देश पे वारी है, ये अपनों की गद्दारी है, नहीं है, आप नहीं समझते हैं। तो एक अटैक हुआ था, भारत पे भी अटैक हुआ था पुलवामा में। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी 1919 ईस्वी में भी अपने ही देश का एक गद्दार था, समझिए गद्दार था, जो हंसराज, जो खबर पहुंचाया कि यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, किसको छुड़ाने के लिए, महात्मा गांधी को छुड़ाने के लिए एक मीटिंग किया गया है, जो जालियांवाला बाग में मीटिंग किया गया है। और ये सारे जालियांवाला बाग का मीटिंग जब हुआ तो क्या हुआ, जेम्स फोर्ड के ऑर्डर पे, ऑर्डर इसने दिया, ओ डायर ने ऑर्डर दिया आर डायर को, और आर डायर के ऑर्डर पे अंधाधुन गोलियां, नॉन स्टॉप गोलियां, इतनी गोलियां की बारिश हुई, नॉन स्टॉप, मतलब समझिए कि गोली इतना गोली चला। इस में जितने भी लोग थे मीटिंग में बैठे थे, पहले ऑर्डर दिया गया, 3 मिनट का समय दिया गया कि 3 मिनट आपको समय दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं जालियांवाला बाग से निकल के चले जाना, मीटिंग छोड़ के चले जाना, तो आप जा सकते हैं। और 3 मिनट के बाद इतनी गोलियां, अंधाधुन गोलियां चलाई गई जालियांवाला बाग में कि वहां पे हर एक इंसान, लाशों की बारिश हो गई, समझिए इतने लोग मरे, इतनी खून की नदियां बही कि उसका अनुमान इंसान नहीं लगा सकता है, इतना खून की नदियां बही। ये जालियांवाला बाग में एक कुआं था, और कुएं में लोग अपना जान बचाने के लिए कूदना चालू कर दिए, और बता नहीं सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो दर्द भरी घटना, कितनी दर्द भरी घटना होगी कि ये कुएं में लोग अपना जान बचाने के लिए कूदे और जान से मारे गए। यानी कुएं के में लोग कूदते गए, कुआं भर गया कुआं, और लोग जो नीचे कूदे हैं जान बचाने के लिए, वो भी तो मर गए। तो ऐसी घटना हुई। ये सब घटना का मेन फसाद कौन था, अपना ही कोई था भारतीय, हंसराज ने ऐसी मतलब कहा जाए कि इतना खराब काम किया, इतना बुरा काम किया कि इनके वजह से लगभग 1600 लोग मारे गए इस जालियांवाला बाग में। 1600 लोग के हत्या का मेन वजह क्या था, ये हंसराज। ये अगर हंसराज नहीं जाके कुछ बोलता तो भारतीय उतने नहीं मारे जाते, उतने भारतीय बेवजह शहीद नहीं होते। तो देखिए, ये आप लोग जालियांवाला बाग समझे। अब देखिए जांच के बारे में बताता हूं। जांच में देखिए, हंटर के द्वारा जांच बैठाया गया सबसे पहले, और हंटर के द्वारा जब जांच बैठाया गया, इनका ही पूरा शासन इनका ही है, तो जांच भी इनका ही है। और जांच में बताया गया कि ये जब जांच किए तो कह रहे हैं क्या कि 379 आदमी, 79 आदमी ही मरे हैं, लेकिन 379 आदमी नहीं बने थे, वहां पे 1600 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इनके जांच में बताया गया 379 आदमी ही मारे गए, लेकिन ये गलत था। ये देखिए साफ साफ मैंने लिख दिया है, ये गलत था। बाद में दूसरे इंसान द्वारा जांच बैठाया गया, मदन मोहन मालवीय द्वारा जांच को बैठाया गया, दोबारा जांच कराया गया, और जांच में डायर को दोषी करार किया गया। यानी मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा, डायर दोषी है, उसे सजा दी जाए। लेकिन जब शासन उन्हीं का, तो डायर को तो सजा मिलने से नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाया उस समय सजा। मदन मोहन मालवीय के कितना भी बोलने के बाद भी डायर को सजा नहीं मिल पाया। और ये सारी बातों को देख रहे थे उधम सिंह। उस मामले को डायर को कुछ हुआ ही नहीं, एकदम निर्दोष होकर डायर घूमने लगा। और इस सारे मामले को देख रहे थे उधम सिंह। और उधम सिंह जब देख रहे थे, उसके कुछ सालों के बाद डायर भारत छोड़ के लंदन चले गए, और लंदन में मीटिंग बैठाए थे। और एक हॉल था कैटेक्स हॉल, जो भी हॉल का नाम था, कैटेक्स नाम था मेरे ख्याल से, तो कैटेक्स हॉल था जिसमें मीटिंग हो रहा था। देखिए उधम सिंह एकदम बदला, उनके सर पे जुनून सवार था कि उन्होंने हमारे देश के इतने लोगों को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मरूं या कुछ भी हो, मेरा जान ही क्यों ना चला जाए, मैं डायर को मारूंगा तो मारूंगा। उसने शपथ खा गया था कि मेरे जिंदगी का एक ही मकसद डायर को मारना, दूसरा मेरे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। डायर को मारने के बाद अगर मैं मर भी जाता हूं तो किसी बात का गम नहीं होगा। तो ये देखिए उधम सिंह 21 सालों तक
बहुत खोजा डायर कहाँ है, फिर पता लगा कि डायर लंदन में है। तो 1940 ईस्वी में 21 सालों के बाद डायर पहुंचा हॉल में, कैटेक्स हॉल में लंदन के पहुंचा और जाके उस पूछा कि तुम ही हो डायर? तो बोला हाँ हम ही है डायर। जालियांवाला बाग में तुम्हारा ही था? तो हाँ मेरा ही हाथ था। अब देखिए उठाए निकाला बंदूक और धाए 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 गोली मार दिया वहीं पे, और गोली मारने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया कि अब मेरे जिंदगी का मकसद पूरा हुआ, अब मैं जीऊं या मरूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि जिसका नेतृत्व किया था, जो मेन फसाद का जड़ था 13 अप्रैल 1919 का, यानी जालियांवाला बाग का मेन फसाद का जड़ था डायर, उस डायर को मैंने गोली मार दिया है। आप चाहें तो अब मुझे सूली पे लटका दें, उसका मुझे कोई गम नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। ये किसने कहा? उधम सिंह ने कहा। और उधम सिंह उस समय खुशी खुशी चले गए और लंदन के जेल में जाके बंद हो गए, खुद को आत्मसमर्पण कर दिए लंदन में कि मेरे जिंदगी का मकसद पूरा हुआ, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी बात का गम नहीं। तो ये पूरा टॉपिक था हम लोगों का रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी, मुझे बताते हुए भी बहुत अफसोस फील होता है, ऐसी घटना अपने इंडिया में होती है। इतने सालों के बाद भी देखिए, 100 सालों के बाद भी देखिए 2019 में भी पुलवामा अटैक हो गया। पुलवामा अटैक देखिए, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं 14 फरवरी को, लेकिन 14 फरवरी हमारे भारत के लिए वैलेंटाइन डे नहीं, भारत के लिए एक शोक का दिन है, शहीद दिवस है, क्योंकि हमारे उस दिन बहुत सारे शहीद हुए थे, हमारे वीर जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं। उन वही लोग की रक्षा की वजह से हम खुलेआम घूमते हैं, हम अपने इंडिया में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उस भारत के वीर के लिए यानी कि हमारे आर्मी के लिए एक सलामी तो जरूर बनता है। तो सभी दिल से जय हिंद लिखे कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आगे के टॉपिक में।